और बच्चों क्या हाल चाल है भाई, आप लोगों की हाल चाल बहुत शानदार हो गई, कतई शानदार होगी। और भाई खूब सारा आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय तो नहीं कर सकते भाई, टेंशन तो होगी क्योंकि सर एग्जाम आने वाली है। तो कोई बात नहीं भाई, अगर आपको टेंशन है तो भाई उसी टेंशन को हम लोग खत्म करने के लिए आया है, द एंड करने के लिए आया है। तो बच्चा आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि सर 11th वालों के लिए भी कुछ, 11th वालों के लिए भी कुछ। तो भाई 11th वाले के लिए भी कुछ नहीं, बहुत कुछ है जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई। इतना अगर आप कर लोगे तो भाई बहुत में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है और बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है बच्चा, तो बिना वक्त गंवाए भाई, बिना कोई टाइम को खराब करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं भाई क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है, कह रहा है बेटा जी ब्लड की, रक्त की संरचना एवं उसके कार्य का वर्णन कीजिए। भाई आपसे कह रहा है ब्लड जो है उसका संरचना क्या है और भाई उसके जो कार्य है ना भाई उसको वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। ये आपके पहला क्वेश्चन है। ये आपका क्या है सर? तो सर ये आपका सर पहला क्वेश्चन हो गया और बहुत इजी क्वेश्चन। देखते हैं क्या है भाई। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक, यानी कि एक तरह का क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, है जो शरीर में पदार्थ के परिवहन का कार्य करता है। और किस पदार्थ के परिवहन का कार्य करता है? तो बच्चा ये यहां जो पदार्थ है वो आपके हो जाएंगे ऑक्सीजन। क्या हो जाएंगे सर? सर यहाँ पे हो जाएंगे ऑक्सीजन, या फिर आप ले लो CO2, यानी कि आप बोल सकते हो कि सर गैस, गैस का परिवहन करेगा। न्यूट्रिएंट का परिवहन करेगा बच्चा। किसका परिवहन करेगा सर? तो सर ये न्यूट्रिएंट का भी परिवहन करेगा। ठीक है बेटा जी, आ जाओ आगे बेटा जी, आ जाओ आगे। अब कह रहा है आपसे रक्त के मुख्य घटक। भाई जो रक्त है उसका मुख्य घटक क्या क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रक्त का मुख्य घटक आप लोगों को पता ही होगा यार, एक तो प्लाज्मा हो जाएंगे जो कि रक्त के लगभग 55% 55% जो होता है बच्चा, रक्त का जो 55% भाग जो होता है वो बच्चा क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। ठीक है बेटा जी, जिसके अंदर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे होता है प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि आप लोगों को भाई बैच में बहुत अच्छे से मैंने करवाया है। वो प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या है सर? तो एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है, साथ साथ बच्चा हार्मोन वगैरह भी यहाँ पे उपस्थित होता है। अब भाई अगर रक्त में होता है और प्रेजेंट फॉर्म एलिमेंट, क्या होता है बच्चा? प्रेजेंट फॉर्म एलिमेंट, यानी कि रक्त कण, जिसमें क्या क्या आएगा? लाल रक्त कण आएंगे, श्वेत रक्त कण आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे। ये क्वेश्चन अगर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा जी तो आपको ये सब चीज को लिखना है। यहां पे देख सकते हो आपके रक्त के कार्य क्या क्या है। तो पहला कार्य बेटा आपका लिखा हुआ है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। किसका परिवहन सर? तो ऑक्सीजन और बेटा क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के द्वारा ही होता है। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं है सर। अब दूसरा, पोषक तत्वों का वितरण। पोषक तत्वों का क्या बच्चा? वितरण। तो ये सब क्या है? रक्त के भाई अलग अलग प्रकार के कार्य। और भाई अब देख लो, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रोगों का रक्षा, WBC के द्वारा बच्चा रोगों का रक्षा होता है। अगर आपके बॉडी में बाहर से कोई पदार्थ आ जाएंगे एंटीजन, तो बच्चा WBC क्या करता है? श्वेत रुधिर कोशिका क्या करता है? तो उसको बेटा जी इंगल्फ कर लेता है, खा लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे करना है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है मानव हृदय की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। भाई मानव हृदय की संरचना का वर्णन करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ठीक है बेटा जी, तो हम लोग देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है इसमें। इसमें क्या कह रहा है देख लो भाई। इसमें आपको कह रहा है कि हृदय जो होता है बच्चा एक पेशीय, पेशीय का मतलब क्या? मस्कुलर, मस्कुलर कैसा है बच्चा जी? तो मस्कुलर अंग है। क्या है बच्चा सर? तो ये सर मस्कुलर अंग होता है, होता है, जो छाती के मध्य भाग, बच्चा कहां? छाती के मध्य भाग, दोनों फेफड़े के बीच में, दोनों फेफड़े के बीच में बच्चा एक गुहा होता है। उस गुहे में क्या होता है उपस्थित? तो आपका बच्चा हार्ट यानी कि हृदय उपस्थित होता है। हृदय के बारे में अगर और पूछे तो बच्चा आपको पता है कि हृदय के 4 कक्ष होते हैं। क्या क्या होते हैं सर? तो दाया अलंद यानी कि राइट आर्ट्रियम, उसके बाद बच्चा आपके हो गए दाया निलाय यानी कि राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर बच्चा जी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल इसके तहत आते हैं। तो चार चैम्बर तो आप लोगों को पता ही होगा कि बच्चा हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं सर? तो बच्चा हार्ट के सर 4 चैम्बर, हृदय के 4 कक्ष होते हैं। क्या क्या होते हैं सर? तो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर डायग्राम बनाना चाहे, ये देखो बेटा जी, सारे बच्चे को याद होगा,
सारे बच्चे को याद हो गया। देखो ये 4 चंबर का बच्चा आपका हृदय है, ये हो गया आपका राइट आर्ट्रियम, ये हो गया नीचे, इसके नीचे राइट वेंट्रिकल, ये हो गया बच्चा आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, और बच्चा इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा जी, तो ये हो गया ये क्वेश्चन। आ जाए आगे, आ जाए। उसके बाद आपको पता होगा कि हृदय में होता है उपस्थित वल्व। जैसे मान लो आप, ये आपके 4 चंबर के हृदय हैं, है ना बेटा जी, 4 चंबर के क्या है, हृदय है, हार्ट है। तो ये हो गया राइट आर्ट्रियम, अभी हमने करवाया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, ये होंगे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, वल्व होता है। वल्व क्या होता है सर, घबराने की बात नहीं है। वल्व का मतलब होता है बच्चा जो क्या करता है, ब्लड को वापस आने से, पीछे की तरफ आने से रोकता है। ब्लड को बोलता है कि वो एकत्रित एक दिशा में ही चले। ठीक है बच्चा, तो वल्व का काम ये होता है। तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बेटा वल्व होता है, जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वल्व नाम से बुलाते हैं। और बच्चा यहाँ पे इधर लेफ्ट के साइड बाएं साइड क्या होता है, तो बच्चा बाएं साइड होता है आपका बाइकस्पिड वल्व, जिसे हम लोग मिट्रल वल्व भी कहते हैं। उसके बाद अगर हृदय का मुख्य कार्य देखेंगे तो बच्चा आपको पता होगा, ये रक्त को पंप करवाता है। क्या करवाता है, रक्त को पंप करवाता है, यानी फिर या कि बच्चा शरीर के विभिन्न अंग तक रक्त को पहुंचाना बच्चा किसका काम है, तो आपके हृदय का काम है। दूसरा, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का परिसंचरण। दूसरा क्या बोलोगे बच्चा आप, सर शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का क्या, परिसंचरण। कोई दिक्कत की बात सर नहीं है, चले आगे आ जाओ। अब बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी की संरचना एवं कार्य लिखिए। भाई क्या बोल रहा है सर, आरबीसी की संरचना एवं कार्य के बारे में लिखिए। भाई लिखेंगे, क्यों लिखेंगे भाई, क्या है सर, तो आरबीसी का पूरा नाम, अगर कोई आपसे बोले तो आपको कहना आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पस्कल। क्या होता है बच्चा, लाल रुधिर कोशिका। और अगर इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग इसे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल है। इनमें हेमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, सारे बच्चा को पता है। लाल, आरबीसी का मतलब क्या, लाल रुधिर कोशिका है भाई। इसमें ये आर का मतलब क्या होता है बच्चा, रेड, यानी कि बच्चा रेड का मतलब क्या हो गया आपका लाल। ये लाल क्यों हुआ, क्योंकि बच्चा इसके पास क्या होता है, आरबीसी के पास क्या होता है, एक हेमोग्लोबिन नाम का बेटा जी प्रोटीन प्रेजेंट है, जिस कारण जो आपका लाल रुधिर कोशिका है उसका रंग कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। संरचना अगर आप देखोगे आरबीसी का, तो बाई कनकेव होता है, द्वि अवतल होता है, केंद्रक जो होते हैं इसके पास नहीं होते हैं। और इनका देखो यहां बच्चा लिखा है लाल रंग जो इनके होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा जी, तो उसके पीछे का रीजन है सर, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसलिए उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। कार्य, कार्य कार्य पूछेगा बच्चा, आपको सिंपल कहना है कि ऑक्सीजन का फेफड़े से शरीर तक परिवहन करना। भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का ही बेटा जी क्या करता है, तो परिवहन करता है, यानी कि फेफड़े तक ले जाता है। आ जाओ बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एबीओ रक्त समूह प्रणाली की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है सर, तो एबीओ देख लो बच्चा क्या लिखा हुआ है, एबीओ रक्त समूह प्रणाली की व्याख्या कीजिए। भाई आपको ध्यान रखना है, एबीओ रक्त समूह, हालांकि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चा, अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो, एबीओ रक्त समूह का खोज किसने करा था, तो सर एबीओ रक्त समूह का जो खोज करा था वो करे थे कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने। और भाई आपको पता होना चाहिए, जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, इसमें ब्लड ग्रुप जो है वो 4 तरह का होता है। रक्त का समूह बेटा जी 4 तरह का होगा। एक होता है ए समूह, यानी कि ए ब्लड ग्रुप। दूसरा होता है दूसरा क्या सर, दूसरा होता है बेटा जी बी ब्लड ग्रुप, यानी कि बी समूह। तीसरा होता है ए बी ब्लड ग्रुप, यानी कि ए बी समूह। चौथा होता है बच्चा ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि ओ समूह। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बाकी पता ही होगा। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का रक्त का समूह ए है, तो उसके भाई जो लाल रुधिर कोशिका है, उसके प्लाज्मा के मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एंटीजन भी क्या होगा, तो ए होगा। लेकिन एंटीबॉडी जो होता है, प्रतिरक्षी अणु जो बच्चा होता है, वो विपरीत होता है। कोई दिक्कत की बात है, बहुत इजी है, इसमें घबराने की बात बेटा जी कोई भी नहीं है। ये देख लो आप, एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी कह रहा है द्विगुण परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन क्या है, समझा है बच्चा। आज हम लोग सिंपली समझते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है बच्चा, देखो डबल सर्कुलेशन का 2 भाग होता है। एक को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि बच्चा फुफ्फुसीय परिसंचरण। दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रणालीगत परिसंचरण। क्या बोलेंगे बच्चे, दूसरे को बोलेंगे प्रणालीगत परिसंचरण। क्या बोलोगे दूसरे को, प्रणालीगत परिसंचरण, यानी कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या होता है भाई देख लेते हैं, क्या होता है भाई देख लेते हैं। देखो बच्चा,
भाई यहां पे जो लिखा हुआ है फुफ्फुसीय परिसंचरण, इसका मतलब हुआ भाई आपके हृदय से फेफड़े में रक्त का जाना या आपके फेफड़े से हृदय में रक्त का आना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कह के बुलाएंगे। और अगर आपसे पूछे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, यानी कि बेटा जी अगर आपसे पूछे प्रणालीगत परिसंचरण क्या होता है, आपको सिंपल कहना है सर प्रणालीगत परिसंचरण में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तो आपके उत्तक से कहां जाना भाई ब्लड का, तो आपके हृदय में या फिर हृदय से कहा जाना आपके उत्तक में। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात सर, यहां तक कोई दिक्कत की बात क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है सर। चले आगे, चले आगे बेटा। यहां पे आप देख भी सकते हो, अगर यहां पे आपको देखना है तो आप देख सकते हो। मान लो बेटा जी, मान लो मान लो बेटा जी, ये आपका 4 चैम्बर का हृदय है। अभी हमने कराया राइट आर्ट्रियम, ये आपके राइट वेंट्रिकल, ये आपके बेटा जी लेफ्ट आर्ट्रियम, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक है। मान लो ऊपर बेटा आपके क्या प्रेजेंट है, ऊपर आपके प्रेजेंट है लंग्स यानी कि फेफड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उत्तक, यहाँ क्या है बच्चा, उत्तक यानी कि टिश्यू, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो देखो रक्त क्या होता है, रक्त जो हृदय से कहां गया, हृदय से फेफड़ा में गया या फेफड़ा से हृदय में आया, और उत्तक से रक्त कहां गया, हृदय में, और हृदय से रक्त कहां आ गया, उत्तक में। तो ये जो रक्त हृदय से बच्चा फेफड़ा में जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बच्चा जो रक्त उत्तक से हृदय में गया और हृदय में जाने के बाद उत्तक में आया, इसे बेटा जी हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बेटा जी बोलते हैं प्रणालीगत परिसंचरण, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं है सर। चले आगे आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रीदिंग यानी कि श्वसन एवं कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई आपको ध्यान रखना है, ब्रीदिंग का मतलब होता है नॉर्मली सांस लेना, नॉर्मली सांस छोड़ना। अगर आप नॉर्मली सांस ले रहे हो और नॉर्मली सांस छोड़ रहे हो, इसे हम लोग श्वसन बोलते हैं। लेकिन जो बच्चा आपका रेस्पिरेशन होता है यानी कि कोशिकीय श्वसन होते हैं, उसका मतलब होता है आपने जो कुछ खाया और आपने जो सांस लिया, सांस के थ्रू आपने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। तो आपने जो कुछ भी खाया भाई वो एट द एंड कहां पहुंचेगा, कोशिका के पास। और कोशिका के पास पहुंचने के बाद क्या होगा, आप लोग ने जो भाई ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोशिका तक जो पोषक पहुंचा था भाई वो क्या होगा, वहां पे जाके टूट जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं सरकोशिकीय श्वसन। कोई दिक्कत की बात है बेटा, बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा जी। अब कह रहा है मानव श्वसन तंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। बड़ा सिंपल कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र का संरचना क्या कीजिए, बच्चा वर्णन कीजिए। आपको पता होगा, हमने करा भी रखा है बच्चा, क्या हो जाएगा, नासिका यानी कि नॉस्ट्रिल, दूसरा बच्चा नासिका गुहा, ग्रसनी यानी कि फेरेंक्स, कंठ नली यानी कि लैरिंक्स, उसके बाद बच्चा श्वास नली यानी कि ट्रेकिया, देन आपका ब्रोंकाई, देन आपका फेफड़ा यानी कि लंग्स। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। उसके बाद बच्चा फेफड़े में सूक्ष्म वायु कोश यानी कि एल्वोलाई पाए जाते हैं। और ध्यान रखना बच्चा, ये एल्वोलाई एक बैलून के आकार का होता है और यहीं से क्या होता है, तो गैस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है बच्चा, तो गैस का एक्सचेंज यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। चले बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक अगर चीजें बहुत इजी लगे भाई एक बार कमेंट सेक्शन में लाल दिल बरसा दो यार, अगर मजा आ रहा है तो। और भाई उम्मीद है कि मजा तो यार आप लोगों को आ ही रहा होगा। चले आगे बेटा जी, चले आगे आ जाओ बच्चा। अब कह रहा है बेटा जी श्वसन की प्रक्रिया यानी कि बच्चा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझाए। भाई आपसे कह रहा है कि भाई ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझाओ, श्वसन की प्रक्रिया क्या है भाई उसे समझाया जाए। श्वसन 2 चरणों में होता है, आपको पता है, एक इंस्पिरेशन और एक बच्चा एक्सपायरेशन। अब देखो 3 तरह के मसल है, एक होते हैं बच्चा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होते हैं डायफ्राम। ये दोनों का मेन भूमिका होता है किसमें, तो श्वसन की प्रक्रिया में। जब सांस लेना होता है तो बच्चा आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम ये दोनों के दोनों सिकुड़ जाएंगे, कांटेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और जब सांस छोड़ना होता है तो ये दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, जिससे हम लोग इजीली बेटा जी सांस को छोड़ पाते हैं, ठीक है। बाकी ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पे डिटेल करा दिया गया है। कोई दिक्कत की बात है सर? सर यहां तक की चीजें क्लियर हैं, चले आगे बोला जाए। चलो सर, चलो सर, चलो सर, चले आगे, चले आगे, चले आगे, आ जाओ सर, आ जाओ। नेक्स्ट क्या रहा है,
एल्वियोलाई यानी कि एल्वियोलस में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? भाई आपको सिंपल ध्यान रखना है, डिफ्यूजन गैसों का आदान प्रदान होने के लिए बच्चा एक तो सबसे जिम्मेदार चीज जो होता है वो होता है, जिसका प्रमुख भूमिका है वो होता है पार्शियल प्रेशर। वो क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। दूसरा रोल किसका होता है बच्चा? तो डिफ्यूजन का भी होता है। किसका होता है? एक तो होता है डिफ्यूजन का, दूसरा बच्चा यहाँ पे क्या चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, यानी कि आंशिक दाब का। किसका बच्चा? आंशिक आंशिक दाब का, पार्शियल प्रेशर का भी बहुत ज्यादा गैस का आदान प्रदान करने में भूमिका होता है, क्योंकि गैस जो बच्चा होता है वो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक है, चले आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सीजन के परिवहन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अरे बेटा इसको बताना पड़ेगा यार, सिंपल है। 97% 97% ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ के ले जाता है, यानी कि बाइंड करके ले जाता है। क्लियर है? क्लियर है। बाकी जो बचा हुआ 3% है वो बच्चा डिसॉल्व प्लाज्मा के रूप में प्लाज्मा में घुल के वो क्या होगा बच्चा, तो चला जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है से 97% ऑक्सीजन लाल रक्त कणों के में उपस्थित हेमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन के निकल जाता है। बाकी जो बच्चा 3% बचा वो 3% क्या होगा, तो जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में घुल के चला जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो आपको पता है ना सर? हाँ सर, 97 + 3 कितना होता है जी? 100%। तो 100% हो गया तो परिवहन ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया। चले आ जाओ। अब कह रहा है भाई एक्सक्रिएशन क्या है और उत्सर्जी पदार्थ के प्रकार बताया। एक तो पूछ रहा है उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या है उसके बारे में बताओ भाई। तो उत्सर्जन क्या होता है? ये वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शरीर से बच्चा नाइट्रोजिनस वेस्ट, आपके शरीर से जो वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में हम लोग अपने शरीर से नाइट्रोजिनस वेस्ट को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्सर्जन कह के बुलाते हैं। ठीक है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या होगा बच्चा? यहां पे लिखा है अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये सब के सब बच्चा क्या है, तो उत्सर्जी पदार्थ हैं। कोई दिक्कत की बात है बच्चा? कोई दिक्कत की बात है नहीं है सर। चले आगे बच्चा आ जाओ। नेक्स्ट यार, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए, यानी कि बच्चा आपसे पूछ रहा है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। इंग्लिश में क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है उसे बताओ। यार बच्चा आपको सिंपल ही कहना है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या प्रेजेंट। देख लो बच्चा, यहां पर देख लो, एक तो होगा प्रेजेंट किडनी, किडनी किडनी से निकलने वाला ट्यूब को बच्चा हम लोग क्या बोलेंगे, यूरेटर। बच्चा यहाँ पे क्या होगा, ब्लैडर, और यहां से नीचे क्या आ जाएगा, यूरेथ्रा, और इसके ऊपर एड्रिनल नाम का एक ग्रंथि होता है, पर ग्रंथि को आपको नहीं पढ़ना है। क्या क्या है सर? तो दो, भाई आपके पास दो के क्या है, किडनी है, उसके पास देखो एक और दो क्या है, तो मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर है। उसके बाद बच्चा उसके नीचे ये क्या है, ये आपके हो जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय है। और बच्चा क्या है, इसके नीचे ये वाला जो पार्ट है बच्चा, इसे हम लोग मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा भी कह के बुलाते हैं। कोई दिक्कत की बात है सर? नहीं है? क्लियर है? मजा आ रहा है? आ रहा है सर। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या रहा है, नेक्स्ट क्या रहा है बच्चा आपका, रक्त यानी कि ब्लड की संरचना एवं उसके कार्य का वर्णन कीजिए। भाई हमने इसको अभी ही देख लिया है। चले भाई आगे, चले भाई आगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया। चले भाई आगे, चले चले चले, ये बच्चा हमने कर लिया है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ यार, आगे आ जाओ बच्चा, आगे आ जाओ। ये देखो, ये रिपीट था बच्चा, ये आ जाओ। अब बच्चा आपसे बोल रहा है न्यूरॉन की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। क्या बोल रहा है बच्चा? न्यूरॉन का संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। बच्चा आपको पता होना चाहिए न्यूरॉन जो होता है हमारा, वो हमारे भाई तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का क्या है, नर्वस सिस्टम का बच्चा स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल और साथ साथ क्या, फंक्शनल यूनिट है, यानी कि भाई क्रियात्मक इकाई है। कौन? न्यूरॉन। किसका? तंत्रिका तंत्र का। इसके अंदर क्या क्या होता है बच्चा? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसके अंदर क्या क्या होता है बच्चा? तो आपको पता होगा सेल बॉडी, साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सोन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन का बेटा जी काम क्या है? आपको सिंपल बोलना है सर, न्यूरॉन का काम होता है, न्यूरॉन का काम होता है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे आपको यहाँ पे भाई ऐसे मारा जाए तो आप फील करोगे सर चोट लगा, तो चोट लगा तो यहां से मैसेज ब्रेन तक गया, और ब्रेन से मैसेज फिर यहां तक आया, तब भाई आपको लगा कि हाँ सर चोट लगा है।
भाई इसके पीछे ये मैसेज ले कौन गया और लाया कौन? तो भाई ले जाने वाला और लाने वाला कौन है बेटा जी आपका? तो आपका वो न्यूरॉन है। कोई दिक्कत की बात है भाई? यहां तक कोई दिक्कत की बात है सर? नहीं है। चले आगे, आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ सर। अब बोल रहा है भाई मानव मस्तिष्क का संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। भाई आपको पता होना चाहिए जो मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग होता है और यह क्रेनियम के अंदर स्थित होता है। मानव का जो बच्चा मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो क्या है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसका बेटा जी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रमुख भाग है। क्या है बेटा? तो प्रमुख भाग है, ठीक है। और यह खोपड़ी, क्रेनियम, खोपड़ी का मतलब क्या बच्चा? ये जो क्रेनियम है उसके अंदर क्या होता है? तो ये स्थित होता है। फिर मस्तिष्क के भाग का अगर बात करेंगे तो आपको देखो यहां पे टच करो, इसे हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन। यहां टच करो, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। और पीछे वाला पार्ट बच्चा, इसको जब आप टच करोगे इसे हम लोग हैंड ब्रेन बुलाते हैं यानी कि पश्च मस्तिष्क कह के बुलाते हैं। ठीक है बेटा जी, आ जाओ बच्चा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती चाप का वर्णन कीजिए। भाई आपको सिंपल कहना है प्रतिवर्ती क्रिया वह त्वरित एवं अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जो किसी उत्तेजना के उत्तर में होती है। क्या होती है? किसी उत्तेजना के उत्तर में होती है। भाई इसके अंदर क्या क्या आएंगे? प्रतिवर्ती चाप के घटक अगर देखो आप तो संवेदी रिसेप्टर आएंगे, संवेदी न्यूरॉन आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड आएंगे, मेरुरज्जु आएंगे, मोटर न्यूरॉन आएंगे और साथ साथ बच्चा क्या आएंगे? प्रभावक अंग यानी कि बेटा जी इफेक्टर भी यहां पे प्रेजेंट होंगे। भाई यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात है? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? चले बच्चा आगे, चले आगे, चले आगे। अब बच्चा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, वो कह रहा है तंत्रिका आवेग का संरक्षण कैसे होता है? उसको भाई आपको देखना है। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भाई आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे चले, आगे चले, आगे चले, आ जाओ भाई। तंत्रिका आवेग विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या क्या देख लो आप। विश्राम अवस्था में न्यूरॉन की झिल्ली पोलराइज्ड होती है, ठीक है। उत्तेजना मिलने पर क्या होगा? तो सोडियम आयन यानी कि Na+ क्या होगा बच्चा? उत्तेजना मिलने पर सोडियम आयन यानी कि बच्चा Na+ अंदर प्रवेश करता है और झिल्ली डिपोलराइज हो जाती है। मान लो बच्चा ये एक तरह का झिल्ली है, ठीक है। इसके बाहर क्या होता है? प्लस। ये प्लस चार्ज क्यों है? ये प्लस चार्ज है बच्चा आपका सोडियम के कारण, और अंदर क्या है? तो माइनस चार्ज। तो ये अंदर वाला सोडियम कहां आएगा? बाहर आ जाएगा। भाई अंदर निगेटिव चार्ज भी, निगेटिव प्रोटीन होता है और पोटासियम होता है, उस कारण अंदर का भाई चार्ज क्या हो जाता है? निगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं डिपोलराइज स्टेट, ठीक है। तो बच्चा ऐसे करके आपके इंपल्स पूरे के पूरे फैलेंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है सर? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वर्णन कीजिए। आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल आपको कहना है कि सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चा, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा बच्चा क्या है? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या है दूसरा बच्चा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों इसके प्रक्रिया टाइप्स है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार। अब नेक्स्ट कह रहा है गमन, लोकोमोशन और संचलन यानी कि मूवमेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो हम यहां खड़े हैं और हाथ पांव को फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं हाथ पांव को। तो ये जो आपका, हम एक जगह पे खड़े होके हाथ पांव को बेटा जी फेंक रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट, संचलन बोलते हैं। लेकिन चलते देखो मेरा बॉडी भी हिल रहा है और हम अपने पोजीशन को भी चेंज कर रहे हैं। बॉडी भी हिल रहा है और हम अपने पोजीशन को भी चेंज कर रहे हैं। इसे बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं? गमन यानी कि लोकोमोशन कह के बुलाते हैं। कोई दिक्कत की बात है सर? नहीं है सर? आ जाओ सर, आ जाओ सर। अब कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम के प्रकार एवं कार्य का वर्णन कीजिए। वह सिंपल क्वेश्चन कह रहा है। जो आपके कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है बच्चा, उसका क्या करने बोल रहा है? तो प्रकार एवं उसके कार्य का वर्णन करने के लिए बेटा जी बोल रहा है। चले आगे सर, चले आगे, चले आगे, चले आगे सर। चले आगे बेटा, आगे।
बच्चा 1 मिनट रुकना यार। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चा मानव कंकाल तंत्र शरीर को आकार एवं सहारा प्रदान करता है। बच्चा आपके अगर शरीर से कंकाल तंत्र को भाई हड्डियों को निकाल लेंगे तो भाई क्या सहारा है? कुछ भी सहारा नहीं है क्या बताओ? कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद ये दो प्रकार के, एक होते हैं एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल, दूसरा बच्चा क्या होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो बच्चा यानी कि उपानगीय कंकाल। बच्चा एक्सियल में क्या क्या आएगा तो खोपड़ी आएगा, पसलियां आएगा, मेरुदंड आएंगे। इसमें क्या आएंगे भुजा, एपेंडिकुलर में बच्चा क्या आएंगे तो भुजा एवं पैर आएंगे। ठीक है बच्चा, इसका कार्य बहुत इजी है। पहला कार्य है शरीर को सम समधरण देना, उसके बाद आंतरिक अंगों का रक्षा करना, तीसरा है बच्चा आपका मांसपेशियां को संलग्न करने का स्थान देना, उसके बाद बच्चा रक्त कोशिकाओं का निर्माण यानी कि असित मज्जा में होता है। ये सब इसके पार्ट्स हैं। चले आगे कार्य, चले आगे आ जाओ। अच्छा अगला बोल रहा है स्केलेटल सिस्टम। बच्चा रुकना 1 मिनट यार, रुकना 1 मिनट बच्चा। बच्चा 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट। अब बच्चा नेक्स्ट कह रहा है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम के प्रकार एवं कार्य का वर्णन कीजिए। बच्चा कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार। पहले हो जाएंगे स्केलेटल मसल, दूसरा बच्चा हो जाएगा आपके स्मूथ मसल, तीसरा बच्चा आपके क्या हो जाएंगे कार्डियक मसल। 3 प्रकार के होते हैं। भाई आप स्केलेटल मसल को ही बुला सकते हो, आप सर स्केलेटल मसल को ही बुला सकते हो कंकाली मांसपेशी, स्मूथ को बुलाओगे और भाई मृदु मांसपेशी, और बच्चा कार्डियक मसल को आप बुलाओगे हृदय मांसपेशी। कोई दिक्कत है बच्चा? बच्चा यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो यार। चले आगे बच्चा, इससे आगे चले। अगर मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करने में क्या जाएगा भाई, कमेंट लाल दिल भाई खूब सारा बरसा दो यार। लाल दिल बरसाने बेटा जी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले बच्चा आगे, चले भाई, चले 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 चलो, चलो सर कौन रोका है सर? अरे कौन रोकेगा बच्चा, आ जाओ। तो हमने कहा बच्चा कितने प्रकार के होंगे कंकाल तंत्र? बच्चा आपको कहना है 3 प्रकार के। पहला स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल, तीसरा बच्चा आपके कार्डियक मसल। ये कैसे होंगे तो वॉलंटरी होते हैं यानी कि ऐच्छिक होते हैं, ये स्ट्रिएटेड होंगे, धारियां वाली होंगे और हड्डियों से जुड़ी होती है। बच्चा स्मूथ मसल आपका कैसा होगा तो ये इनवॉलंटरी होगा, बिना धारियों के होंगे और आंतरिक अंगों में पाई जाती है। और बच्चा कार्डियक मसल आपको पता होगा ये सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा हृदय के मांसपेशी होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां होता है तो हृदय में ही उपस्थित होता है। ठीक है बेटा जी, आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ। मांसपेशियों के संकुचन की, भाई अब बोल रहा है बच्चा कि मांसपेशियों के संकुचन की स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत को बस समझाए। भाई देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से बेटा जी, ये क्वेश्चन आपके भी आए हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बेटा जी, आपके इस चैप्टर से आएंगे ही आएंगे। ठीक है बच्चा, चले आगे हम लोग, चले आगे, आ जाओ बच्चा, आ जाओ, चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, आ जाओ बच्चा। तो भाई स्लाइडिंग आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बच्चा क्या बोल रहा है? आपसे सिंपली ये कह रहा है स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत को समझाए। भाई आप यहां पे देख लेना कि इस सिद्धांत के अनुसार मांसपेशी संकुचन एक्टिन और मायोसिन तंतुओं का परस्पर फिसलने से होता है, स्लाइडिंग से होता है। तब तंत्रिका आवेग आता है जो कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। फिर बच्चा मायोसिन में हेड होता है, आपको याद होगा मायोसिन हेड एक्टिन से जुड़कर क्रॉस ब्रिज क्या करेंगे, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे। अब एटीपी की उपस्थिति में जो मायोसिन है बच्चा, मायोसिन वो क्या होगा तो एक्टिन को अपनी ओर, ये मायोसिन, ये एक्टिन, ये मायोसिन, तो एक्टिन को क्या करेगा मायोसिन अपनी ओर खींचेगा। ठीक है बच्चा, खींचेगा। इस कारण क्या होगा सार्कोमियर जो होता है, सार्कोमियर बच्चा मसल के स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। सार्कोमियर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और मांसपेशियों में भाई सिकुड़ जाएंगे, मांसपेशी सिकुड़ जाएंगे यानी कि संकुचित होती है, जिसके कारण बच्चा आप मसल्स को मूव कर पा रहे। ठीक है बच्चा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है हार्मोन क्या है, ये बताओ यार, इतना हलवा है यार। हार्मोन क्या है कुछ भी सर, कुछ भी, इतना इजी क्वेश्चन सर। हार्मोन क्या है? अंतस्रावी ग्रंथियों का की विशेषताएं बता। हार्मोन बच्चा एक तरह का रासायनिक संदेशवाहक है यानी कि केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन क्या है तो ये एक प्रकार का बेटा जी आपके रासायनिक संदेशवाहक यानी कि केमिकल मैसेंजर होते हैं जो अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर रक्त के माध्यम से भाई भिन्न टारगेट ऑर्गेन तक यानी कि लक्ष्य अंग तक पहुंचाते हैं या पहुंचते हैं। और
और उनकी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ग्रंथि अगर बच्चा बोलेगा तो भाई ये आपसे बोल रहा अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि आपसे बच्चा यहां पूछा जा रहा है हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में बच्चा? हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। वैसे बहुत सिंपल है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड के पास बच्चा डक्ट नहीं होते हैं, नालिकाएं उपस्थित नहीं होते हैं। हार्मोन इसके जो बच्चा आपके हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इसके जो हार्मोन होते हैं बच्चा वो सीधा कहां आता है? ब्लड में जाता है। तीसरा है यह अल्प मात्रा में भी प्रभावी होता है। ये क्या होता है? अल्प मात्रा में ही प्रभावी होता है। नेक्स्ट बच्चा कह रहा है इनकी क्रिया विशिष्ट लक्ष्य उत्तकों पर होती है। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है बच्चा? यहां तक की चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? आ रहा है सर। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है बच्चा मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन कीजिए। भाई मानव में अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं वो एक हो जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा हो जाएगा बच्चा आपका थायराइड ग्रंथि, तीसरा हो जाएगा बच्चा आपका पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा हो जाएगा आपका अधिविकृत ग्रंथि यानी कि एडिनल ग्लैंड, बच्चा आपके पांचवा हो जाएंगे पेनक्रियाज अग्न्याशय, भाई छठे हो जाएंगे आपके गोनैड। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो पिट्यूटरी ग्रंथि है बेटा उसे कहा गया है मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा गया है? मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड। बच्चा एक मिनट रुकना यार, यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड होगा बच्चा, यार मिस हो गया बच्चा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। कोई दिक्कत है सर? नहीं है सर। चले आगे बेटा जी, आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट बोल रहा है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थायराइड ग्रंथि की संरचना, हार्मोन एवं कार्य बताएं। बच्चा थायराइड ग्रंथि के पास हार्मोन अगर हम लोग देखेंगे ये कहां होते हैं तो ये बच्चा आपको पता है गर्दन के सामने स्थित एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है। कोई दिक्कत नहीं है सर। ये बच्चा हार्मोन दो तरह के निकालते, एक T3 और एक T4। आपको ध्यान रखना है थायरोक्सिन को ही हम लोग T4 हार्मोन से भी बुलाते हैं। इसके कार्य क्या है तो आपके बॉडी में बच्चा शरीर की उपापाच्य दर यानी कि मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है, साथ साथ वृद्धि एवं विकास में सहायक होगा और आयोडीन की उपस्थित आवश्यक अल्प स्राव से रोग यानी ग्वाटर होगा। अगर आयोडीन की बच्चा कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, आ जाओ बच्चा आ जाओ। फिर कोशिका सिद्धांत क्या होता है, यानी कि बच्चा आपसे पूछ रहा है सेल थ्योरी क्या है, इसको बेटा जी आपको समझाना है कि सेल थ्योरी क्या होता है। आ जाओ बच्चा। कोशिका सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो सभी जीवित जीव कोशिकाएं से बनते हैं। जितने भी जीवित जीव हैं वो कोशिकाएं से बनते हैं। आप हम जो भी आपको जीव दिख रहा है जो जीवित है वो सब के सब बच्चा किसके बनते हैं? कोशिका से बनते हैं। कोशिका जीवन का क्या होता है तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। नेक्स्ट बच्चा, नए कोशिका जो होते हैं अपने पुराने वाले कोशिका से ही बनते हैं। और भाई इसी को किसने प्रूफ किया था? रुडोल्फ विर्चॉफ नाम के साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था। ठीक है बच्चा, उसके बाद किसने दिया था तो स्लेडन और स्वान नाम के बच्चा साइंटिस्ट थे और रुडोल्फ विर्चॉफ इसमें आए थे जिन्होंने ये कहा था कि भाई जो नए कोशिका होते हैं अपने पुराने वाले कोशिका से आते हैं और वो पुराना वाला कोशिका जब बच्चा विभाजन करेगा तब जाके नए वाले कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, आ जाओ। फिर कोशिका झिल्ली यानी कि बच्चा सेल मेम्ब्रेन की संरचना एवं उसके कार्य को बताए। आपको बच्चा ध्यान रखना है कोशिका झिल्ली पतली होती है, लचीली होती है एवं चयनात्मक बच्चा परागमय होती है, यानी कि सिलेक्टिवल परमेबियल होती है। संरचना अगर इसका पढ़ेंगे तो फॉस्फोलिपिड द्विस्तर होती है, यानी कि प्लाज्मा का झिल्ली बच्चा फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर होता है इसमें। उसके बाद प्रोटीन अणु होता है। देन इसकी संरचना को द्रव मोज़ेक मॉडल यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन भाई सिंगर एंड निकोलसन नाम के वैज्ञानिक ने करा था। ठीक है, कार्य अगर आप पढ़ लो, पदार्थ का अवागमन में नियंत्रण करना। क्या करेगा भाई? जो ये पदार्थ है उसका सेल कोशिका के अंदर जाना, कोशिका से बाहर जाना, यानी कि बच्चा उसके अवागमन में नियंत्रण करेगा। कोशिका का रक्षा करना। उसके बाद बच्चा ये कोशिका का पहचान में भी सहायता करता है। क्या करेगा बच्चा? तो ये कोशिका के पहचान में भी सहायता करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक भाई? कोई दिक्कत है यहां तक? चले आगे भाई, बोल दो चले आगे बेटा जी। कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे, चले बेटा आगे, बोलो यार। चलो सर आ जाओ। अब कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं उसके कार्य का वर्णन कीजिए। भाई आपको सिंपल ध्यान रखना है,
माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का शक्ति ग्रह करते हैं या फिर ऊर्जा घर कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। संरचना का बात करोगे, यही बच्चा एक ध्यू झिल्ली है। उसके बाद आंतरिक झिल्ली पर प्रकृष्ट होते हैं इसके। मैट्रिक्स में बच्चा इसके डीएनए होंगे और साथ साथ राइबोसोम उपस्थित होते हैं। फिर कार्य अगर देखोगे, एटीपी का निर्माण करना और साथ साथ बच्चा ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये सबसे मुख्य कार्य है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चा अगर सबसे मुख्य कार्य पूछेगा आपसे, अगर आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मुख्य कार्य क्या है, अगर बच्चा आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मुख्य कार्य क्या है, तो आपको बच्चा सिंपली कहना है ये ऊर्जा का प्रदान करता है। क्या करता है सर? ऊर्जा बनाता है ये, ठीक है। ऊर्जा का मतलब क्या? एनर्जी। ऊर्जा मतलब क्या बच्चा? एनर्जी, ठीक है। किस रूप में बनाएगा? ऊर्जा का रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपको बोल देना है ऊर्जा का रूप हो जाएगा एटीपी। कोई दिक्कत की बात है बच्चा? यहां तक कोई दिक्कत की बात है तो बता दो यार। कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात है? चले आगे, आ जाओ सर, आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है कोशिका चक्र, सेल साइकिल क्या है, इसके चरण का वर्णन कीजिए। बच्चा कोशिका चक्र वह क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। सिंपल सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है सर, जो कोशिका चक्र होता है, सेल साइकिल होता है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो कोशिका होते हैं वो एक कोशिका भाई विभाजित होकर दो कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। चरण में देखो तो इसमें जीवन चरण होता है, इसमें वृद्धि होगा। एस चरण होता है बच्चा, एस फेज पढ़ाया था हमने आपको आपके बैच में, जहां पे डीएनए का सेंसलेशन होता है। तीसरा बच्चा G2 चरण, जहां विभाजन की तैयारी होती है। फिर बच्चा होता है आपके एम फेज, यानी कि विभाजन अवस्था, जिसके फिर दो फेज हैं। एक है कैरियोकाइनेसिस, जहां पे केंद्रक का विभाजन होगा। दूसरा है बच्चा साइटोकाइनेसिस, जहां पे क्या होगा, तो आपके कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ठीक है सर, आ जाओ। ठीक है, समसूत्री विभाजन माइटोसिस की अवस्था पर वर्णन कीजिए। बच्चा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चा आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जितने भी एनसीईआरटी क्लास 11th के एनसीईआरटी, हर चैप्टर के भाई पीछे में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन होता है, तो बच्चा आपको वो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन करके आना है, करना है एग्जाम से पहले। इतना अगर कर लोगे, जहां पे जितना करवाया गया वो, और आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में इतना क्वेश्चन है बच्चा, वो भाई 70 आउट ऑफ 70 आपके आएंगे आएंगे जीव विज्ञान में। ठीक है, भरोसा रखो यार, आएंगे। ठीक है बच्चा, आ जाओ। ये बच्चा एक्चुअली में क्या है कि यहां हम लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं कि बच्चा ये क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना ये भी करो और साथ साथ एनसीईआरटी का भी भाई एक्सरसाइज आप करो, तो ही क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं कि आप भाई सिर्फ ये कर लिए और एनसीईआरटी को छोड़ दिए तो भाई फिर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, सब कुछ करना है आपको। आ जाओ। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है बच्चा? तो समसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए होता है। इसमें गुणसूत्र संख्या समान रहती है। ध्यान रखना से बराबर ध्यान रखना है, इसमें गुणसूत्र, समसूत्री का मतलब ही होता है बराबर, समसूत्री। इसे बच्चा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल है। इक्वल क्या है? तो गुणसूत्र का जो संख्या होगा बच्चा, वो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। चले आगे, आ जाओ। अब इसके मुख्य अवस्था को बच्चा अगर पढ़ेंगे, एक अवस्था होता है प्रोफेज, दूसरा बच्चा आपका होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, चौथा बच्चा आपका क्या हो जाता है? टेलोफेज। क्या होता है बच्चा? टेलोफेज। तो इसका अवस्था याद रखना है। पहला बच्चा आपको बोल देना सर, पहला हो जाएगा प्रोफेज, दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा बच्चा आपका मेटाफेज, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा? दूसरा हो जाएगा सर मेटाफेज, तीसरा बच्चा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा बच्चा आपका एनाफेज। क्या हो जाएगा बच्चा? एनाफेज। और बच्चा एट द एंड आपके क्या आ जाएंगे? तो एट द एंड आपके आ जाएंगे टेलोफेज। कोई दिक्कत है यहां तक बच्चा? आपको कोई दिक्कत है सर? यहां तक सर कोई दिक्कत? आ जाओ बच्चा। अब बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री आधा हो गया भाई। यहां पे क्रोमोसोम का नंबर क्या था? यहां पे क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहेगा, क्योंकि नाम ही है समसूत्री और इंग्लिश में इक्वेशनल डिवीजन। तो इक्वल कौन है? क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। लेकिन बच्चा यहां पे जो आपको दिख रहा है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें आपको सिंपल ध्यान रखना, यहां पे क्रोमोसोम के नंबर आधा नहीं होते हैं, हालांकि बराबर होते हैं। ठीक है बच्चा, सॉरी, यहां पे क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाएंगे? आधा होंगे, इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, यहां पे देखो लिखा हुआ अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है, जनन कोशिका में होगा। जिस कोशिका से शुक्राणु बनेगा, युग्मक बनेगा, उसमें बच्चा ये होता है, जिसमें देखो यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या बच्चा क्या हो जाती है? आधी। क्या हो जाएगी? तो सर गुणसूत्र की जो संख्या हो जाएगी वो इस केस में आधी हो जाती है। मुख्य विशेषताएं बताएंगे, दो चरण होता है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। बच्चा इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है, जिसके कारण क्या होता है? अनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। महत्व, लैंगिक जनन में बच्चा ये सहायक होता है और गुणसूत्र की संख्या को स्थिर बनाए रखता है। अगर आप सोचो ना,
अगर अछूती विभाजन नहीं होता तो बच्चा जो बच्चा जन्म लेता है भाई उसके पास क्रोमोसोम होते हैं 92, ऐसा होता नहीं क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है। चले बच्चा आगे, चले आगे। ये देख लो क्रॉसिंग ओवर क्या है बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर असूत्री विभाजन के प्रोफेज में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें समजात गुणसूत्र के बीच अनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मत अनुवंशिक विविधता को बढ़ाना, दूसरा नर गुणों को संयोजन बनाना। आगे आ जाओ बच्चा, आगे आ जाओ बच्चा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब कह रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है बच्चा, ध्यान रखना है। जैव अणु वो रासायनिक यौगिक है जो जीवित कोशिका में पाए जाते हैं और जीवन क्रियाओं के संचालन में भाग लेते हैं। क्या क्या बच्चे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी क्या है, कार्बन युक्त कार्बोनिक यौगिक है। ठीक है बच्चा। अगला, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण एवं कार्य को लिखिए। अरे यार सर क्या क्वेश्चन दे रखे हो यार सर। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज भाई इसमें आ जाएंगे। उसके बाद बच्चा आपके सुक्रोज, माल्टोज आ जाएंगे। पॉलीसेकेराइड बच्चा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आ जाएंगे। कार्य इसका क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत, संरचनात्मक भूमिका सेलुलोज और ऊर्जा संचय भाई ये काम करेगा। ठीक है। प्रोटीन की संरचना एवं क्रिया का वर्णन कीजिए। भाई बहुत इजी है। प्रोटीन अमीनो अम्ल एमिनो एसिड से बना होता है जो पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। डन है। फिर संरचना का स्तर इसका बताइए, तो इसका होता है बच्चा पहला प्राथमिक स्तर संरचना, दूसरा द्वितीयक संरचना, तीसरा तृतीयक, चौथा चतुर्थीक। ठीक है। कार्य इंजाइम के रूप में ये कार्य करता है। चौथा भाई संरचनात्मक समर्थन देता है, ये परिवहन करवाएगा हेमोग्लोबिन का। और प्रतिरक्षा बच्चा यानी कि एंटीबॉडी भी बनेगा। ठीक है। लिपिड भाई बहुत इजी है, बहुत इजी है, कर लेना बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन। अब आ जाओ, पौधे में यौन और अलैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए। बच्चा यौन प्रजनन का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे क्या होता है, नर और मादा जनन कोशिका से मिलने से होता है और यहां पे बच्चा बीज का निर्माण होगा। उदाहरण गेहूं और मटर। एक होता है बच्चा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक प्रजनन, जहां पे क्या होता है, केवल एक माता पादप से नए पौधे बनते हैं, बीज का निर्माण नहीं होगा। उदाहरण गाजर, आलू, ये सब बच्चा इसमें आ जाएंगे। ठीक है। फर्न और मॉस में स्पर्श प्रजनन की प्रक्रिया समझाए। बच्चा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, भी आए हैं, एक बारी इसको आप बच्चा देख लेना। ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले आगे बच्चा, चले आगे, चलो सर, चलो सर। फिर क्या है बच्चा, पादप की वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को लिखिए। बहुत सिंपल है। पादप को संरचना और विकास के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पूछेगा कि पादप को कितने वर्ग में बांटा गया है और बांटने का आधार क्या था, आपको सिंपली कहना है पादप को संरचना और विकास के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। बाकी भाई इसके बारे में हम लोग पादप के बारे में फुल पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में, तो भाई वहां भी मिलेंगे, वहां भी करेंगे। ठीक है बेटा जी, आ जाओ। क्या क्या सर, पहला आपको करवाया भी गया ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उसके बाद बच्चा एंजियोस्पर्म, ऐसे इसको बांटा गया है। ठीक है। फिर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अंतर लिखिए। देखो बच्चा, ब्रायोफाइट में क्या होंगे, जड़, तना, पत्तियां असली नहीं है, लेकिन भाई टेरिडोफाइट में क्या है, जड़, तना, पत्तियां असली हैं। इसमें जल में प्रजनन आवश्यक है और यहाँ जल में प्रजनन आवश्यक नहीं है, पर आवश्यक है तो स्प्रोस के लिए होता है। ठीक है। छोटे आकार के होंगे, ये आकार में बड़े होंगे। ये बच्चा उदाहरण में आ जाएगा मॉस, यहां आ जाएगा उदाहरण में फर्न। भाई कोई दिक्कत, हलवा क्वेश्चन था कि नहीं बच्चा, बताओ यार। कतई हलवा था सर, कतई हलवा। अब आ जाओ, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में बच्चा अंतर लिखो बोल रहा है। तो भाई एंजियोस्पर्म में बीज बंद होंगे, फूल उपस्थित होंगे, फाइन साइकल्स होंगे, और यहाँ पे बच्चा इसके एग्जांपल में गुलाब और आम हो जाएंगे, इसके बीज बंद नहीं खुले होते हैं, यहाँ पे फूल उपस्थित नहीं होता है। क्लियर है बच्चा, बहुत ईजी है बच्चा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बोल रहा है, प्राणियों का वर्गीकरण। जो बच्चा आपके एनिमल है वो तो जंतु का था, पादप का था। जंतु में प्राणियों का बच्चा क्या बोल रहा है आपका, तो वर्गीकरण करने के लिए बोल रहा है। सिंपली आपको कहना है प्राणियों को उनके शरीर के संरचना, अंग प्रणाली और जनन पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला बच्चा होता है आपके कोशिकीय स्तर के प्राणी, जैसे बच्चा पोरीफेरा और स्पॉन्जेस। जैसे बच्चा क्या हो जाएगा, जैसे बच्चा आपके आ जाएंगे पोरीफेरा और स्पॉन्जेस। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, चले 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 बच्चा आगे, चले बच्चा आगे, कर लोगे, कर लोगे। चले आगे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट बच्चा बोल रहा है सजीव स्तरीय पर प्राणी, जैसे सिलेंट्रेट हो गए, कैनिडिया हो गए, ये इसमें आ जाएंगे बच्चा। नेक्स्ट बोल रहा है सुगठित अंग वाली कृमि, यानी कि प्लेटी हेलमेंथिस, नेमाटोड्स, एनालिडा, बच्चा ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है।
उसके बाद बच्चा अर्थ्रोपोडा, मेमेलिया, स्तनधारी, ये सब भी यहाँ पे आ जाते हैं। आ जाओ बच्चा। अब बोल रहा आपका कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर लिखिए बच्चा। ये बहुत सिंपल है, इसको एक बारी आप देख लेना, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चा ये। डन 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 डन। और पॉलिप और भाई ये सब क्वेश्चन इतना इजी है, इतने बारी बैच में करवाया हूं भाई, देख लेना। ये VVI क्वेश्चन है बच्चा, इसको करवाने का नीड नहीं पड़ना चाहिए। अगर पढ़ रहा है तो आप कुछ भी नहीं पढ़ के आए हो। अब बचाओ इसमें, इसका भाई इसमें क्या, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा? इतना इजी क्वेश्चन है, सिंपल आपसे कह रहा है भाई सर्प, पक्षी और स्तनधारी में अंतर लिखिए। यार बच्चा अगर इस क्वेश्चन करवाना पड़ेगा ना तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है और बच्चा ये इंपॉर्टेंट भी है। अब आ जाओ, पहला बोल रहा है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अरे सर कोशिका सिद्धांत किसने दिया था बताओ तो? भाई कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लेडन और स्वान ने। कर देना बच्चा। नेक्स्ट बोल रहा बच्चा कोशिका झिल्ली मॉडल क्या कहलाता है? भाई कोशिका झिल्ली मॉडल क्या क्या, दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा बच्चा द्रव मोजैक मॉडल, फ्लूइड मोजैक मॉडल कहते हैं बच्चा। हमने 2 ही ऑप्शन लाया है, ठीक है, 4 नहीं लेके आया क्योंकि 2 में आप इजीली करोगे, तो इजीली करनी है बच्चा, हमने 2 ऑप्शन लाया। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है? भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या हो, कौन नहीं होता है बच्चा? आपको पता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक यानी कि डीएनए उपस्थित, सॉरी न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, राइबोसोम का बच्चा मुख्य कार्य क्या है? अरे सर बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, बहुत पिटोगे, बहुत पिटोगे, जल्दी बताओ। भाई सिंपल आपसे कह रहा है राइबोसोम, क्या कह रहा है बच्चा? आपसे कह रहा है बच्चा राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या कह रहा है बच्चा? आपसे कह रहा है बच्चा राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? बच्चा आपको ध्यान रखना है राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन को बनाना, ठीक है बच्चा। इसलिए हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कह के बुलाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चा क्या क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा गृह, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप कौन है? भाई कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप बच्चा क्या होता है? जवाब दो बच्चा, जवाब दो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। भाई बच्चा आपसे पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे सरल रूप कौन है? बेटा जी सॉरी कार्बोहाइड्रेट, अरे सॉरी यार बच्चा, यार भूल जाते हैं यार। कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप कौन है? बताओ यार यहाँ पे क्या होगा, बताओ यार यहाँ पे क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्लूकोज हो जाएगा। आ जाओ बच्चा। कह रहा है प्रोटीन किसके संयोजन से बनता है? बच्चा आपको ध्यान रखना है जब बहुत सारा एमिनो अम्ल, जब बहुत सारा अमाइनो एसिड एक साथ जुड़ता है तब जाके प्रोटीन बनता है। तो बच्चा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 यानी कि एमिनो अम्ल। नेक्स्ट, लिपिड अघुलनशील होता है किसने बच्चा? बताओ, जल में या इथर में? बच्चा ये करोगे आप, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ बच्चा, ये खुद करोगे, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन आधार उपस्थित नहीं होते हैं? बच्चा आपको याद रखना है डीएनए में यूरासिल नाम के नाइट्रोजनस बेस नहीं होते। डीएनए में यूरासिल नाम के नाइट्रोजनस बेस उपस्थित नहीं होते हैं। चले आगे, बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। एंजाइम किस प्रकार के पदार्थ है? अभी करवाया भाई, एंजाइम एक तरह के प्रोटीन पदार्थ है, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, माइटोसिस का मुख्य कार्य क्या होता है? वृद्धि और मरम्मत। भाई इतना इजी क्वेश्चन है बेटा जी, इतना इजी क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा बच्चा? इतना इजी क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ बच्चा। चले आगे चले आगे चले आगे बच्चा, चले आगे क्या, चले आगे बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलते हैं बच्चा, चलते हैं। अब देखो बच्चा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेक्स्ट पूछा जाएगा बच्चा, नेक्स्ट पूछा जाएगा मियोसिस के कितने चरण होते हैं? बच्चा देखो, माइटोसिस सिर्फ एक ही चरण में होता है, माइटोसिस का चरण सिर्फ एक होगा, लेकिन जब बच्चा हम लोग मियोसिस का बात करेंगे तो मियोसिस के होते हैं 2 चरण, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक बच्चा क्या होता है आपका, एक होता है मियोसिस सेकेंड, ठीक है। ये दोनों आप कर लेना, तो इसका मतलब इसका आंसर 2। नेक्स्ट आओ, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? बच्चा क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं, मियोसिस फर्स्ट में होता है, ठीक है बच्चा। आ जाओ, डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है? बच्चा डीएनए प्रतिकृति अभी हमने करवाया एस चरण में होगी, ठीक है सर। नेक्स्ट, टेलोफेज, टेलोफेज में क्या बनता है? बच्चा टेलोफेज में क्या बनेगा, नई केंद्रक या साइटोकाइनेसिस? बताओ बच्चा, नई केंद्रक का निर्माण होता है, ठीक है। और एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? अरे सर एटीपी का मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा का गृह किसे कहते हैं? तो सर उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना बच्चा। एंजाइम का कार्य प्रभावित नहीं होता है, कार्य प्रभावित नहीं होता है पीएच से या क्षमता से? पीएच से,
कि क्षमता? जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी बताओ, पीएस से या क्षमता से? जल्दी बताओ बच्चा, नहीं आएगा तो बहुत पिटूंगा। करो करो, ये पीएच या क्षमता? क्षमता हो सकता है ना हो, हिंट दे चुका हूं, देख लो क्या होगा। मेरे से इसका आंसर ही मुंह से निकल गया। प्रोटीन का डीनेचर करने वाला कारक है। देखो बच्चा, प्रोटीन टूट जाता है। आप देखते हो ना कि दूध में क्या है, प्रोटीन, वो दूध क्या होता है, कभी कभी फट जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन का डीनेचुरेशन। वो क्यों होता है? वो बच्चा एक्चुअल में तापमान के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे तापमान होगा। और यहाँ बच्चा एक और आप दे सकते हो, अम्लीय वातावरण। क्या दोगे बच्चा? अम्लीय वातावरण। एक और क्या होगा? अम्लीय वातावरण। वातावरण, ये भी बच्चा इसका आंसर होगा। तापमान, बच्चा तापमान भी कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? अम्लीय वातावरण। ठीक है, पॉलीसेक्राइड का उदाहरण दीजिए। पॉली, देखो बच्चा, पॉलीसेक्राइड, सेक्राइड का मतलब होता है सकरा। तो ग्लूकोज होगा नहीं, क्योंकि ग्लूकोज तो सिंपल सकरा है, एक सामान्य सकरा है। तो भाई क्या हो जाएगा? स्टार्च। स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज हैं, इसका मतलब बहुत सारा सकरा है किसमें? स्टार्च में। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेक्राइड। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट, डीएनए में कौन सी सकरा होती है बच्चा? डीएनए के अंदर सकरा होती है डीऑक्सीराइबोज। क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज। देखो डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में क्या होती है? तो सर आरएनए में होती है राइबोज। चले बच्चा, चले बच्चा, चले बच्चा यार, चले, बोलो बोलो बोलो, चले 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 चले, चलो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाओ बच्चा, आ जाओ। अब बच्चा आपका कह रहा है ब्रायोफेटा, ओहो, ब्रायोफेटा में कौन था? जल्दी बताओ इसको, जल्दी बताओ भाई। ये सब क्वेश्चन भाई करना पड़ेगा क्या यार? भाई बैच में रटवा दिया हूं यार, क्या बात कर रहे हो यार? ये करना पड़ेगा, हद है यार। आ जाओ, एंजियोस्पर्म के बीज किसमें पाए जाते हैं? भाई एंजियोस्पर्म के बीज किसमें होते हैं यार? बच्चा इसको नहीं करूंगा यार, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा। आजा बच्चा, भाई इस जिम्नोस्पर्म उदाहरण क्या है? गुलाब या पाइन? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, गुलाब या पाइन? जल्दी बताओ बच्चा। ये सब क्वेश्चन बच्चा बहुत इजी है, और हलवा क्वेश्चन को यहाँ पे डील नहीं करेंगे, हार्ड क्वेश्चन को डील करेंगे ना। हाँ हाँ, आ जाओ। पर फिर से बच्चा वही क्वेश्चन है, सिंपल, देख लेना, बड़ा फटा क्या हो सकता है भाई, देख लेना बच्चा आप, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नॉन कोएटेड में नोटोकॉइड क्या होता है? हाँ या ना? हाँ या ना बच्चा? हाँ या ना? नॉन कोएटेड नोटोकॉइड होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चले आगे, चले आगे। भाई सिंडेरिया का उदाहरण दीजिए। भाई सर इतना इजी मत पूछा करो सर, इतना इजी। सर सर सीधा आप मेरे को ले आओ इधर, आ जाओ बच्चा। आरबीसी के मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का या रोग का रक्षा? भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन, है ना बच्चा। हार्ट में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4, अभी किया है। हार्ट में बेटा जी कुल कितने कक्ष होते हैं? तो सर हार्ट में कुल 4 कक्ष होते हैं। नेफ्रॉन मुख्य रूप से कहां होता है? नेफ्रॉन याद करो बच्चा, नेफ्रॉन किडनी में, यानी कि कहां होगा बच्चा? विकृत में होता है। ठीक है, यकृत में मत डाल देना, यकृत का मतलब होता है लीवर, इसका मतलब क्या होता है? लीवर, लीवर में नहीं होता, कहां होता है? विकृत, यानी कि किडनी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है सर, आ जाओ। ब्रेन का नियंत्रण केंद्र, ब्रेन का नियंत्रण केंद्र, नियंत्रण मेडुला बच्चा। चले चले, एंटीबॉडी कहां बनती है बच्चा? याद रखना है, एंटीबॉडी बनती है बी सेल में। ठीक है, अगला बच्चा, मांसपेशी किस प्रकार की होती है? मांसपेशी अनिच्छिक और इच्छिक। जल्दी बताओ बच्चा क्या होगा? इच्छिक या अनिच्छिक? इनवॉलंटरी या वॉलंटरी? जल्दी जल्दी, खटाखट खटाखट, बहुत इजी है। रिफ्लेक्स एक्शन बच्चा, ये अब नहीं पूछता, अगर पूछेगा तो बोल देना स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं बच्चा? हार्मोन स्रावित होता है अंतस्रावी ग्रंथियां, यानी कि बच्चा इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा बच्चा स्रावित होती है। ठीक है अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। इंसुलिन का आकार, इंसुलिन का आकार ब्लड शुगर का घटाना। ठीक है बच्चा, बढ़ाना नहीं होगा। ठीक है बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिंपैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है बच्चा स्ट्रेस में, कहा बच्चा? स्ट्रेस में। और पैरा सिंपैथेटिक कहां हो जाएगा? तो इसमें। ठीक है, एल्वोलाई का मुख्य कार्य होता है बच्चा गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है बच्चा, डायफ्राम के संकुचन से क्या बढ़ता है? वक्ष का आयतन या रक्तचाप? वक्ष का बच्चा आयतन बढ़ता है। ठीक है, एक्सक्रिएशन का मुख्य अंग क्या है? अरे सर किडनी। देखो कितना हलवा क्वेश्चन है, कितना हलवा क्वेश्चन है बेटा। यूरिया मुख्य निकलता है किससे? मूत्र में। यार पसीना से क्यों निकलेगा भाई? मूत्र से निकलेगा, है ना। चले चले, चलो चलो। अच्छा अब बोला CO2 कितना प्रतिशत फेफड़े तक, CO2 कितना प्रतिशत फेफड़े तक पहुंचता है? अरे यार सर क्या बात कर रहे हो, अधिक या कम? अरे ज्यादा अमाउंट में पहुंचेगा तो ना कोई बात है यार, कम में क्यों? अधिक। टक 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 टक, देख लिया बच्चा आपने, देखा बच्चा, देखा बच्चा। तो बच्चा इतना क्वेश्चन आपको करना है। जिस बच्चा ने इतना क्वेश्चन बेटा जी कर लिया, मैं लिख के बोलता हूं,
भाई आपको सारे चीजें समझ में आएंगे, लेकिन आपको भाई एक चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम में जाने से पहले बच्चा जी जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उसको भी करना है। इसका ध्यान रखना है, जितने चैप्टर है हर चैप्टर के बच्चा, हर चैप्टर के एवरी चैप्टर बच्चा आपको क्या करना है, सारे चैप्टर के एनसीईआरटी का भाई एक्सरसाइज कर लेना है। क्या कर लेना है, सारे चैप्टर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बच्चा आपको कर लेना है। ठीक है, एक्सरसाइज बच्चा आपको कर लेना। ठीक है बच्चा, ये आपको कर लेना एकदम, और ध्यान से करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बिना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज किए हुए अगर आप पहुंचोगे तो बच्चा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में जाने से पहले एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और बच्चा आपको यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं भाई उसको तो आपको करना ही करना है, बिना उसके तो भाई कोई काम बनने वाले हैं नहीं। तो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं सारा करना है। बाकी ये सारा क्वेश्चन आपको देख लिया, जितना क्वेश्चन यहाँ पे करवाया गया है ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा जी आपको हूबहू रटा रहना चाहिए। अगर बच्चा ये आपका हटा रहेगा तो बच्चा बहुत मजा आएगा, और बच्चा आपके एग्जाम में 70 और 70 आएंगे। बाकी हम लोग मिलेंगे बच्चा, पूरा कंप्लीट मैराथन को भी लेके मिलेंगे। फिर बच्चा हम लोग मिलेंगे आपके करंट ईयर क्वेश्चन को भी लेके, करंट ईयर में क्या कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है मैं उसको भी लेके मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस चीज का एकदम और कतई ध्यान रखना है कि बेटा जी जो भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपको कर लेना है। उसमें से भाई एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर बच्चा उसमें से आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो फिर दिक्कत तो जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या तो भाई कमेंट डालो। आप लोगों के लिए भाई इतना अच्छा सेशन लाया गया एमपी बोर्ड के हिस्ट्री में पहली बार, तो भाई और भी हम लोग मेहनत करेंगे, और भी बच्चा आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए भाई जो जो नीड पड़ेगा हम लोगों को लगेगा नहीं बच्चे को भाई अगर ये करके दे तो बच्चा अच्छा नंबर ला सकता है, तो भाई हम लोग करेंगे, हम लोग लाएंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपको भाई हूबहू देख लेना है। जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए हैं बच्चा आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको एनिमल किंगडम वाला चैप्टर बच्चा हो गया, कोशिका वाला चैप्टर हो गया, कोशिका विभाजन वाला चैप्टर हो गया, ये सारा का सारा चैप्टर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तो कोई भी मजाक मस्ती नहीं करना है, अच्छे से जाके ये आप कर लो, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर लो बच्चा, आपका हर चीज बहुत प्रॉपर जाएगा, क्लियर जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आप कर सकते हो, आप करोगे भाई, करना तो आप ही को है, करने तो हम नहीं आएंगे, हम सिर्फ बता सकते हैं और आप कर सकते हो। ठीक है, इतना करो भाई, उम्मीद है और आएगा ही आएगा अगर आप दो काम कर लोगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो हमने करवाया है, तो भाई आपके एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 बायोलॉजी में कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। क्लियर है भाई, पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की में पक्की बात है भाई, इतना आपको कर लेना है। और बाकी भाई फिर जो भी डाउट हो आप डाल देना पोस्ट वाईटी पे, भाई कमेंट डाल देना, हम देखेंगे और जो भी उचित लगेगा आप लोगों के लिए भाई वो लाया जाएगा और वो करा जाएगा। ठीक है बच्चा, तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप खूब सारा पढ़ो, ढेर सारा प्यार। और भाई आप लोगों तो यार बहुत बेहतरीन बच्चे हो ही, एमपी बोर्ड के बच्चे को तो मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और बच्चा तो हर कोई अच्छा होता है पर एमपी बोर्ड के बच्चे भाई दिल में बैठते हैं। तो लव यू टू ऑल, मजे में पढ़ो, मजा आना चाहिए, और बिना मजा का कुछ भी नहीं होगा। स्ट्रेस मत लो, एग्जाम का टाइम है, स्ट्रेस नहीं लो। भाई आप लोगों के सीनियर को हमने भी कहा कि भाई स्ट्रेस लेके मत जाओ, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपको हर चीज आता है, एग्जाम में बैठो, अगर क्वेश्चन आए तो भी लिखो, ना आए तो भी लिखो। और यार हमसे पढ़ रहे हो यार, आशीष भैया से क्वेश्चन नहीं आता है, हट जाएगा। ठीक है बच्चा, मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे बच्चा अगले क्लास में हम लोग। तो चलो बच्चा यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाले स्लाइड को ले आया यार एक बार यार, तो बच्चा ये लो बच्चा, थैंक यू टू। ठीक है बच्चा, लव यू।